अब साथियों हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपसे मेरा बहुत विनम्र अपील है कि आपने यदि पहला वाला हिस्सा ना सुना हो तो उसको जरूर सुन लें, तभी आपको ये दूसरा हिस्सा समझ में आएगा। अब हम दूसरे हिस्से की चर्चा साथियों शुरू करते हैं। साथियों हमने ये जो चार गुण आपको समझा चुके थे, उसमें से जो पहला गुण मतलब चार गुण जो निकले थे उसमें से पहले ही गुण को हम समझा चुके हैं। निषेध का निषेध नियम हम पिछले वाले वीडियो में आखिरी में समझा चुके हैं। आगे अब हम मात्रा के गुण में परिवर्तन का नियम को समझ रहे हैं। मात्रा के गुण में परिवर्तन ये क्या है? मात्रा का गुण में परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन प्रकृति के हर क्षेत्र में देख सकते हैं। प्रत्येक परिवर्तन में पहले मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, किसी नोट बिंदु पर पहुंच पर गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हम तीन उदाहरणों से समझ सकते हैं। ये मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन में पीछे वीडियो बहुत विस्तार से समझा चुका हूँ, तो आप उसको सुन लेंगे तो आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसमें हम उसकी दोबारा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है कि रसायनों के अंदर मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, जैसे पानी से भाप और बर्फ बनना। एक निश्चित तापमान पर जाकर पानी में एक उबाल बिंदु और जमाव बिंदु होता है, इसी को नोटी बिंदु कहते हैं। जब पानी गर्म करते हैं तो पानी को नोटी बिंदु के पहले की स्थिति को मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ही भाप बनना शुरू होता है तो उसको गुणात्मक परिवर्तन, यानी भाप का गुण बदल गया है। पानी का गुण बदल गया है, पानी से भाप बन गया, पानी से भाप बन गया है। पानी से अब नई अवस्था पैदा हो गई है। इसको कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। आगे हम देखते हैं निषेध का निषेध नियम। इसमें क्या है? जो हमने पिछले वीडियो में समझाया उसके आगे का हिस्सा है, इसमें हम समझा रहे हैं। द्वंद्वात्मक अर्थ में निषेध विनाश नहीं होता। निषेध का मतलब ने विनाश नहीं है। द्वंद्वात्मक में निषेध का अर्थ शून्य भी नहीं है, मतलब निषेध को शून्य के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। शून्य से कोई विकास नहीं होता। निषेध का अर्थ है विकास के क्रम में निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर जाना। निषेध का नियम का मतलब क्या है? विकास क्रम में निम्नतर अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर जाना। एक नई अवस्था पुरानी अवस्था का निषेध है, मतलब एक नई अवस्था जो आती है वो पुरानी अवस्था जो होती है उसका निषेध होता है। इस विकास क्रम में पिछले निषेध से आगे बढ़ते हुए अगले निषेध की ओर अग्रसर होता है। एक निषेध से दूसरे का निर्माण और दूसरे के निषेध से तीसरे का निर्माण, फिर तीसरे के निषेध से चौथे का निर्माण, यह विकास क्रम निरंतर चलता है। ये बात शायद आप समझ गए होगी जो मैंने समझाई आपको। विकास की इस अवस्था में प्रत्येक नए का पुराने के साथ संघर्ष होता है। दो विरोधी वस्तुओं का टकराव, प्रत्येक नए का पुराने के साथ संघर्ष होता है। पुरानी परिस्थितियों के अंदर नए का उद्भव होता है। इस तत्व को अच्छी तरीके दिमाग में रखना। विकास की इस अवस्था में प्रत्येक नए का पुराने के साथ संघर्ष होता है। प्रत्येक पुरानी परिस्थिति के अंदर से ही नई परिस्थिति का उद्भव होता है। इस विकास में पुराने का आगे की ओर विकास है, क्योंकि पुराना नष्ट हो जाता है, वो नई चीज को पैदा करता है, फिर वो नष्ट होता है, फिर नई चीज को पैदा करता है। तो ये विकास के आगे की ओर है। पुराने विकास को, पुराना जो विकास है उसको आगे की ओर ले जा रहे हैं। पुराना निषेध शून्य नहीं है। पुराने विकास से आगे की ओर विकास होता है। इस प्रकार से हम निषेध में स्वयं उसका निषेध छिपा है, यानी पुरानी अवस्था में नई अवस्था का जो है, जो गुण होता है, नई अवस्था पैदा होने का जो अंश होता है वो छिपा होता है। हर निषेध के अंदर अगला निषेध जो होता है, जो पैदा है,
उसका निषेध छिपा रहता है। इस विकास की प्रक्रिया निरंतर उच्चतम अवस्था की ओर जाती है। विकास कभी पीछे की ओर नहीं लौटता। इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। प्रकृति में, सामाजिक व्यवस्थाओं में, सब जगह विकास हमेशा आगे की ओर जाता है, उच्चतर अवस्था में जाता है। विकास कभी पीछे की ओर नहीं लौटता है। पुराने निषेध के सार को नए निषेध में ग्रहण कर नया विकास बेहतर और उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। यह विकास सीधे स्तर पर नहीं जाता, क्रांतिक बिंदु पर उछाल भी मारता है, यानी बदलाव होता है। प्रकृति के इस विकास को निषेध का निषेध सिद्धांत कहते हैं। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से हैं जो आपको बार बार सुनना पड़ेंगी, तब आपके दिमाग में सही तरीके से विकसित होंगी। क्योंकि यहाँ हम अब एक उदाहरण से समझाते हैं तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। पहला उदाहरण है हम प्रकृति से लेते हैं। प्रकृति में क्या होता है? प्रत्येक पौधा कैसे होता है? बीज से। प्रत्येक पौधा का बीज होता है और प्रत्येक पौधा अपना एक नया बीज पैदा करता है। प्रकृति में प्रत्येक पौधा एक अपना नया बीज पैदा करता है। बीज नष्ट होकर फिर बीज जो होता है वो क्या होता है? जमीन में जाता है। जमीन में जाने के बाद क्या होता है? बीज नष्ट होता है और एक नया पौधा पैदा होता है। यानी पुराना जो है उसका निषेध होता है, उसी में से एक नई अवस्था पैदा होती है। पौधा फिर बीज पैदा करता है, पौधा फिर एक नई अवस्था पैदा करता है, फिर वो बीज फिर जमीन में जाके खुद को नष्ट करता है, फिर एक नया पौधा पैदा करता है। इसी विकास से सारे पेड़ पौधे और जो है प्रकृति में गतिमान अवस्था में। बीज के निषेध से पौधा, पौधे के निषेध से बीज, ये विकास का नियम है। जब बीज जो है खत्म होता है तो पौधा बनता है। पौधा बीज बहुत सारे पैदा करता है, पौधा एक समय के बाद नष्ट होता है। तो इसमें बीज को पैदा करने के लिए जमीन, पानी, भौतिक वातावरण, ये सब अंतर्विरोध और संक्रमण है। इसको हमने अंतर्विरोध और संक्रमण की थ्योरी आपको पीछे समझाई है। बीज का पौधा बनना गुणात्मक परिवर्तन है। बीज जब पौधा बनता है तो मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? उसको जब जमीन में डाल देते हैं, फिर पानी डालते हैं, मिट्टी का असर होता है, उसके अंदर अंतर्विरोध होता है, संक्रमण होता है, फिर वो बीज को नष्ट करके उसमें से पौधा निकलता है। तो ये जब पौधा निकलता है तो पहले मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, पौधा निकलना क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है, एक नई अवस्था को जन्म देना। जैसे अब हम इस उदाहरण से आप समझ गए। आप दूसरा उदाहरण समझें। मनुष्य का उदाहरण मैंने दिया, पति पत्नी द्वारा बच्चे पैदा करना, फिर स्वयं का नष्ट हो जाना, फिर बच्चों द्वारा बच्चे पैदा करना, फिर उनका खुद नष्ट हो जाना। इसमें पुराने के निषेध से नई अवस्था बच्चे पैदा करना है। पुराना जो है उस बच्चे पैदा करना क्या है? पुराने का निषेध है वो। फिर खुद का निषेध यानी खुद को समाप्त करना। और इस विकास क्रम से मैं पुराने से नया विकास, यानी क्या होता है? एक पीढ़ी एक अगला पीढ़ी का जन्म देती है, तो नया विकास है वो। फिर वो पीढ़ी एक नए पीढ़ी का, मतलब विकास आगे की ओर होता है और नया 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 होता है। नया विकास पुराने होने से पहले एक और नया विकास करेगा। जैसे मनुष्य, एक जो दो पति पत्नी होते हैं वो आगे के बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद से उनके बच्चे अगले बच्चे पैदा करते हैं। इसके बाद वो एक समय के बाद माता पिता फिर नष्ट हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। फिर जो बच्चे पैदा करें वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, फिर वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं। ये विकास क्रम है। ये ऐसे ही विकास क्रम का एक चक्र है जो मैंने आपको पेड़ पौधे बीज का बता दिया। जितने भी प्रकृति में वनस्पति है उनका विकास का नियम क्या है? वो मनुष्य के सहित जितने जीव हैं, चाहे आप जानवरों को देख लीजिए, चाहे आप किसी को, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जानवर हैं, शेर, बकरी, घोड़े, जो जितने भी जानवर, सब जानवरों का यही सिस्टम है, वो जिस तरीके से मनुष्य का है। तो ये प्रकृति का नेचर का सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम के अंदर प्रकृति को पैदा करने का, इसमें किसी ईश्वर की, किसी तीसरी शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति के खुद के गुण हैं, खुद के नियम हैं, जिन गुणों से, नियमों से प्रकृति गतिमान अवस्था में है।
प्रकृति निरंतर आगे की ओर चलती है। इसलिए हम देखते हैं कि हाँ, प्रकृति में हर अवस्था में, जैसे अब देखो बच्चों का, समाज का देखो, हर समय बूढ़े भी होते हैं, नौजवान बच्चे भी होते हैं, नौजवान लोग भी होते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। हर अवस्था में आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब प्रकृति का ऐसा नेचर का सिस्टम है कि कभी एक चक्र कब खत्म नहीं होता। उसमें नए बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, उसके अंदर जवान भी होते हैं, उसके अंदर बूढ़े होने अधेड़ भी होते हैं, उसके अंदर बुजुर्ग भी होते हैं, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नष्ट होते जाते हैं, यहाँ पैदा होते जाते हैं, आगे नष्ट होते जाते हैं। तो ये जो निषेध का जो सिद्धांत है, इससे पूरी तरीके से समझाता है कि प्रकृति में किस तरीके से आगे की अवस्था बढ़ती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी जो आप समझ गए होंगे। अगला है ठोस परिस्थिति का आकलन, ठोस परिस्थिति का ठोस आकलन और रणनीति। ये अलग अलग हम निरंतर संगठनों के ऊपर भी है, बाकी चीज़ों के ऊपर है। ये हमको एक प्रकृति के नेचर से इस पूरी परिस्थिति को जब हम अपना कुछ काम करते हैं तो उसको समझने के लिए ये नियम है। द्वंद्वात्मक पद्धति क्या समझाती है? प्रकृति स्थिरता व गतिहीनता, ठहराव और अपरिवर्तनीय की अवस्था में नहीं है, यानी बल्कि सतत गतिमानता, परिवर्तन की निरंतर नवीनतम विकास की अवस्था है। मतलब प्रकृति हमेशा विकासवान अवस्था में रहती है, हर समय आगे की ओर बढ़ती है। इसको तुम अगर गौतम बुद्ध के दर्शन के साथ जोड़ोगे तो इसके साथ जुड़ता उनका क्षणिकवाद है। उसमें कभी वेदों की बात होगी तो बताइए, सब नेचर का, मार्क्स का दर्शन और गौतम बुद्ध के दर्शन में बहुत सारी चीज़ें समानांतर रहती है। हम विश्लेषण करेंगे, कभी का वीडियो बनाएंगे उसमें कि मार्क्स का और गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसमें क्या क्या ये है। जैसे अपन इसमें ये जो बात कर रहे हैं, जो मार्क्स ने बताया है, यही बात बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद है कि हर क्षण नया हो रहा है, हर क्षण नया पैदा होता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, हर चीज़ का अंत होना है। तो यही बात मार्क्स समझा रहे हैं इसमें। तो इसमें इससे क्या निकलता है कि प्रकृति के ये प्रकृति का परिवर्तन का नियम है और परिवर्तन निरंतर गतिमान अवस्था में रहता है। इसलिए हर समय एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है। हर नई परिस्थिति पिछली परिस्थिति से उच्चतम अवस्था में होती है। हर नई परिस्थिति पिछली परिस्थिति से अलग होती है। इसलिए हर परिस्थिति में हर परिस्थिति का आकलन और रणनीति अलग अलग होगी। जब हर क्षण परिस्थिति अलग हो रही है, हर क्षण परिस्थिति बदल रही है, इसलिए जब भी हम किसी परिस्थिति का आकलन करेंगे तो हमको उस समय उस परिस्थिति के आधार पर ठोस रणनीति, ठोस आकलन करना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। इसलिए हम ये क्या कहते हैं कि जितने भी सिद्धांत हैं, संगठनों में हैं, आंदोलनों में हैं, भौतिक जरूरत में है, समाज में जब भी कोई बड़ा फैसला लें तब उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ठोस परिस्थिति का आकलन करके ठोस रणनीति बनाना ही सही दिशा में जाना होगा। प्रकृति का परिवर्तन का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखकर ही कार्यनीति और रणनीति बनानी होगी। ये शायद आप समझ गए होंगे कि जब परिस्थिति अलग अलग होती है तो हर परिस्थिति का आकलन भी अलग अलग होगा, हर परिस्थिति की रणनीति भी अलग अलग होगी। तो ये हम जो सब कुछ करते हैं इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमने एक जो स्तर है मार्क्स के सिद्धांतों का वो आपको समझा दिया। अब हम जो है द्वंद्ववाद की प्रकृति के विकास क्रम के सिद्धांत को जो है आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें जो है प्रकृति के विकास क्रम के सिद्धांत को हमने समझा दिया है। अब जो मानव इतिहास जो दार्शनिक पक्ष है उसको हम रख रहे हैं। जो मार्क्सवाद का दार्शनिक भौतिकवाद है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जैसे हमने पहले बताया था कि दो प्रकार के दर्शन हैं दुनिया में विचारों में, भाववादी दर्शन और भौतिकवादी दर्शन। मनोभाव से प्रकृति के संबंध में जिन्होंने प्रकृति के मुकाबले मनोभाव की प्रधानता को स्वीकार किया, ये सब भाववाद के खेमे में चले गए। इसका मतलब क्या है? जिन्होंने मनोभाव का मतलब क्या है? मोटे तौर से समझ लो, भाववादी वो लोग हैं जो किसी तीसरी शक्ति ईश्वर की परिकल्पना करते हैं। सीधा सीधा समझने के लिए हो जाएगी तो यस, इस तरीके के जिनके दर्शन में ईश्वर है, तीसरी शक्ति है, कोई चलाने वाला है, प्रकृति को कोई चलाने वाला, ऐसा जो लोग हैं वो सब चले गए भाववादी दर्शन के खेमे में। जो प्रकृति को प्रमुख मानते थे, जो प्रकृति के नियमों को प्रमुख मानते थे, जैसे हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, भौतिकवादी दर्शन समझाया आपको, तो वो सारे किस खेमे में चले गए? भौतिकवादी दर्शन की शाखाओं में आ गए।
इसलिए पूरी दुनिया में दर्शन दो तरीके से बट गया, दो खेमे में बट गया, एक भाववादी दर्शन और दूसरा भौतिकवादी दर्शन। भाववादी दर्शन कौन है? जो अलौकिक दुनिया पर विश्वास करते हैं, प्रकृति को किसी शक्ति या ईश्वर के द्वारा पैदा की गई मानते हैं, यानी चेतना से सृष्टि पैदा हुई है ये कहते हैं, सत चेतना से असत पदार्थ पैदा हुआ है ये कहते हैं। ऐसे लोग जिनका लक्ष्य मृत्यु के बाद सुख पाने का लक्ष्य प्रमुख होता है, मोक्ष पाने का, मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का लक्ष्य जो है प्रमुख होता है, इनको भाववादी कहते हैं। मतलब उनको इस दुनिया से मतलब ये दुनिया तो दुखी है, इस दुनिया में जो भी कर रहे हैं उससे हमको उनका असल लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना है, हमें उस ईश्वर की जो दुनिया, उस दुनिया में जाके हमको अपना शामिल होना है। ये भाववादी दर्शन के, हर दर्शन के जितने भी दुनिया में दर्शन उनका लक्ष्य होता है। भौतिकवादी दर्शन क्या कहते हैं? जो लौकिक दुनिया है इसी पे विश्वास करते हैं, वह लौकिक दुनिया पे विश्वास नहीं करते हैं। जो प्रकृति में निरंतर क्रियाओं और नियमों से गतिमान अवस्था को मानते हैं, जो मैंने आपको पीछे समझाया, पदार्थ से सृष्टि पैदा हुई है इस सिद्धांत को मानते हैं, ये भौतिकवादी होते हैं। इनको यथार्थवादी भी कहते हैं, तर्कवादी भी कहते हैं, वैज्ञानिकवादी भी कहा जाता है। ये सब शब्द जो है भौतिकवादी दर्शन के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो इस जीवन को सुखमय जीवन बनाना चाहते हैं, मृत्यु के बाद के सुख को निराधार मानते हैं। यानी भौतिकवादी दर्शन के जो लोग हैं वो लोग अलौकिक दुनिया को नहीं मानते हैं, ईश्वर को वाली जो दुनिया है उसको नहीं मानते हैं, इसलिए वो मोक्ष को, पुनर्जन्म को, कर्म सिद्धांत को, जो भाववादी दर्शन के अंदर जितने सारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को नहीं स्वीकारते। भौतिकवादी दर्शन के लोग ये कहते हैं कि इसी दुनिया को, इसी संसार को, यही सत्य है, इसी संसार को सुखी बनाना है, वो ये जो जीवन हमारा है इसी को सुखी बनाना ही मोक्ष के बराबर है, कोई मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए मृत्यु के बाद के किसी सुखों को नहीं मानते, इसी जीवन को सुखी बनाने की बात करते हैं। अब इसमें पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि संसार की उत्पत्ति और गतिमानता का पर विचार, इसके ऊपर कार्ल मार्क्स क्या समझाते हैं? संसार की उत्पत्ति और जो संसार गतिमान अवस्था में, इसके बारे में विचार क्या है? भाववादी दर्शन ये कहता है कि संसार को एक निरपेक्ष विचार, एक सर्वव्यापी मनोभाव चेतना का मूर्त रूप मानता है। ये मैंने फिर इसको मोटी भाषा में समझ लो कि भाववादी दर्शन किसी ईश्वर शक्ति, सर्वव्यापी कोई व्यक्ति है उसके द्वारा पैदा की गया है ये पूरा संसार, चेतना ने पैदा किया है कहते हैं, मगर ये किसी शक्ति ने पैदा किया है ऐसा मानते हैं। इसके विपरीत मार्क्स का भौतिकवादी दर्शन का कहना यह है कि संसार अपने स्वभाव से ही भौतिक है। संसार में बहुरूपी घटनाक्रम गतिमान पदार्थ के विभिन्न रूप हैं। ये घटनाक्रम परस्पर संबद्ध और परस्पर निर्भर हैं। अभी पीछे हमने समझाया आपको, यह परस्पर निर्भरता व संबद्धता गतिमान पदार्थ के विकास का नियम है और संसार का विकास पदार्थ की गतिमानता से होता है। पदार्थ क्या है? ये जो सारा चीज हमको दिखता है, उसके लिए किसी सर्वव्यापी मनोभाव की आवश्यकता नहीं है। मार्क्स ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा दुनिया हमको, जिसको हम पदार्थ कह रहे हैं, वो जो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, जो प्रकृति एक विकासमान अवस्था में है, ये प्रकृति खुद ही एक भौतिक नियम है उसका, और उसी भौतिक नियम से वो अपनी घटनाक्रम से वो गतिमान अवस्था में है। गतिमान अवस्था में क्या? पदार्थ है। पदार्थ के विभिन्न रूप जो हमको है यही दिखते हैं सामने। इसीलिए इस गतिमान अवस्था में जो पूरा संसार है, पूरा प्रकृति है, इसके लिए किसी मनोभाव यानी किसी ईश्वर की, किसी शक्ति की कोई जरूरत नहीं है, ये मार्क्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्वभाव से, प्रकृति के नियम से ये सारा प्रकृति गतिमान अवस्था में आगे जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। उपरोक्त सिद्धांत से मैं भाववादी दर्शन मानता कि संसार की उत्पत्ति किसी ईश्वर ने की है, वही ईश्वर इसको गतिमान अवस्था में रखा है, जिसको चेतना का मूर्त रूप कहते हैं। इसमें प्रकृति के नियमों, विज्ञान के सिद्धांतों की कोई भूमिका नहीं है। ये भाववादी दर्शन के लोग कहते हैं, जो आज भी कहते हैं। भौतिकवादी दर्शन कहता है कि संसार करोड़ों वर्षों से रसायन क्रियाओं के कारण से कई पदार्थों के रूप में विकसित होकर वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। संसार अपने स्वभाव से भौतिक है। संसार में होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है। पदार्थ जो निरंतर नई अवस्थाओं में पैदा हो रहा है,
यही पदार्थ की गतिमानता का प्रमाण है। इसलिए संसार की उत्पत्ति में किसी ईश्वर या किसी तीसरी शक्ति का कोई रोल नहीं है। यह संसार पदार्थ की गतिमानता से विकसित हुआ है। ये भौतिकवादी दर्शन कहता है। मुझे लग रहा है कि स्पष्टता आ गई होगी। अब दूसरा नियम क्या बताते हैं कि चेतना से पदार्थ पैदा हुआ या पदार्थ से चेतना पैदा हुई। बहुत ही प्रमुख विषय है, इस पर बहुत चर्चा होती है। जैसे मैंने बताया, चेतना से पदार्थ पैदा हुआ, इसका क्या मतलब है? भाववादी दर्शन ये कहते हैं कि जो चेतना है उसको किसने पैदा किया? उसको किसी शक्ति ने पैदा किया। और जो हमारे इंद्रिय है, मतलब हमारे शरीर के अंदर, वो इंद्रिय बोध में है, मतलब दिमाग में है इंद्रिय के रूप में, मगर उसको पैदा किसने किया? किसी तीसरे शक्ति ने पैदा किया। वो शक्ति जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, उस शब्द में आत्मा भी कहते हैं। आत्मा का रूप ही चेतना है। इस तरीके से भी समझ लो, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ सरल भाषा में आप समझ सकें। तो चेतना से पदार्थ पैदा हुआ है, और वो कहते हैं कि उसी ईश्वर ने इस पूरी सृष्टि को पैदा किया है। ईश्वर ही इस सृष्टि को चला रहा है। ईश्वर ही इस सृष्टि में सब कुछ पैदा करता है। ईश्वर ही सब कुछ निश्चित करके रखा है। तो वो क्या कहते हैं कि चेतना से पदार्थ पैदा हुआ है। दूसरा है कि पदार्थ से चेतना पैदा हुई है। तो भौतिकवादी दर्शन क्या कहता है कि पदार्थ से चेतना पैदा हुई है। अब इसको हम समझाएंगे। भाववादी दर्शन क्या कहता है कि चेतना से पदार्थ पैदा हुआ है, और भौतिकवादी दर्शन कहता है कि पदार्थ से चेतना पैदा हुई है। तो आगे क्या कहते हैं? भाववादी दर्शन जोर देकर कहते हैं कि केवल हमारी चेतना का ही वास्तव में अस्तित्व है। यह भौतिक संसार अस्तित्व की अवस्था है। प्रकृति केवल हमारी चेतना में हमारे इंद्रियबोध विचारों की सहज अनुभूति के रूप में मौजूद है। सेंटेंस थोड़ा कठिन है, मैंने सरल भाषा में पहले आपको समझा दिया। इसके विपरीत मार्क्सवादी भौतिकवादी दर्शन कहता है कि पदार्थ के रूप में प्रकृति अस्तित्व की अवस्था एक वस्तुगत वास्तविकता है जो हमारी चेतना से बाहर व उससे स्वतंत्र है। पदार्थ ही प्राथमिक है क्योंकि वही संवेदनाओं, विचारों व चेतना का स्रोत है। चेतना गौण व प्रत्युत्पन्न है क्योंकि चेतना पदार्थ का एक प्रतिबिंब है, अस्तित्व की अवस्था का एक प्रतिबिंब है। विचार पदार्थ की उत्पत्ति है जिसने अपने विकास क्रम में पूर्णता के उच्चतर अवस्था पर पहुंचकर मस्तिष्क का रूप धारण कर लिया है। विचारों की प्रक्रिया मस्तिष्क द्वारा ही संपन्न होती है, इसलिए विचार को पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता। ये दो सेंटेंस को थोड़ा समझ लेना कठिन है। भौतिकवादी दर्शन ये कहता है कि पदार्थ क्या, प्रकृति में जो कुछ चल रहा है ये प्रकृति के नियम से चल रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं जो हमारी चेतना में आज भी नहीं है, और चेतना से स्वतंत्र है। प्रकृति चेतना से कंट्रोल नहीं होती है, चेतना से स्वतंत्र है। पदार्थ ही प्रमुख है, पदार्थ ही संवेदनाओं विचारों को चेतना का स्रोत है। अब इसको समझना, ये क्या है? हमारा मनुष्य का शरीर क्या है? ये भी पदार्थ है। मनुष्य का मस्तिष्क क्या है? ये पदार्थ है। ये उच्चतम अवस्था में, पदार्थ की विकास की उच्चतम अवस्था में मस्तिष्क पैदा हुआ। विकास क्रम के सिद्धांत में मैंने समझाया। तो दिमाग का मस्तिष्क भी क्या है? पदार्थ है। तो ये पदार्थ ही मनुष्य के शरीर के अंदर संवेदना, विचार और चेतना का स्रोत है, दिमाग के अंदर। और यही दिमाग शरीर के अंदर सब चीजों को पैदा करता है। इसलिए भौतिकवादी दर्शन ये कहता है कि पदार्थ ही प्रमुख है। पदार्थ से ही, मतलब दिमाग से ही सब चीजें, चेतना पैदा होती है। अगर पदार्थ नहीं हो, ये दिमाग नहीं है, तो चेतना पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए चेतना गौण है, और चेतना किसी ईश्वर के द्वारा या ईश्वर की शक्ति से चेतना नहीं आती है, और चेतना कोई चीज उत्पन्न नहीं करती है। पदार्थ ही जो हमारे सामने दिख रहा है, ये चेतना का ही एक प्रतिबिंब है। यानी हमारी जो चेतना है, क्योंकि चेतना को पदार्थ से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि पदार्थ, दिमाग ही चेतना पैदा करता है, और जो दिमाग की चेतना है वो पदार्थ है। जो पदार्थ हमको दिख रहा है, पदार्थ का एक प्रतिबिंब है, अस्तित्व की अवस्था का एक प्रतिबिंब। तो चेतना किसका प्रतिबिंब है? पदार्थ के द्वारा पैदा गई एक चेतना है, तो ये पदार्थ का ही प्रतिबिंब है। दूसरा यह है कि पदार्थ की उत्पत्ति, जैसे मैंने समझा आपको कि पदार्थ एक उच्चतम अवस्था में पहुंच के मस्तिष्क का रूप धारण किया, वो मस्तिष्क से ही विचार पैदा होते हैं। इसीलिए विचारों को, चेतना को दिमाग से अलग नहीं कर सकते हैं। मगर ये कहना गलत है
कि चेतना से सब कुछ पैदा हुआ है, चेतना से नहीं हुआ है, पदार्थ से हुआ है। इसलिए भौतिकवादी दर्शन क्या समझाता है कि पदार्थ से ही चेतना पैदा हुई है, ना कि चेतना से पदार्थ पैदा हुआ है। ये मार्क्स समझाते हैं। आगे कहते हैं कि ये भौतिक इंद्रियग्रह संसार जिसमें हम भी शामिल हैं, यही एकमात्र वास्तविकता है। हमारी चेतना और चिंतन चाहे जितने भी अनिंद्रिय जान पड़ जाएं, यह सब भौतिक हैं, देहिक अंग मस्तिष्क की उपज हैं। पदार्थ चेतना से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि चेतना पदार्थ की सर्वोच्च सृष्टि है। अब मेरे को लग रहा है स्पष्ट हो गया होगा, जो मैंने आपको पहले समझाया वो आपके दिमाग में स्पष्ट आ गया होगा। और वो ये कहते हैं कि जो मस्तिष्क की उपज हैं, बाकी सब जो ये हमारे जो जो देहिक, ये सब जो भौतिक है, ये देहिक अंग है, उसकी मस्तिष्क की उपज है। इसलिए पदार्थ चेतना से पैदा नहीं हुआ, बल्कि चेतना पदार्थ की सर्वोच्च सृष्टि है। यानी पदार्थ से चेतना पैदा हुई है। विचार को चिंताशील पदार्थ से अलग करना संभव है। सभी परिवर्तनों का कर्ता धर्ता पदार्थ है, यानी पदार्थ ही प्रमुख है, चेतना प्रमुख नहीं है। भौतिकवादी दर्शन कहता है कि जो प्रत्यक्ष हो रहा है सब पदार्थ है, जो रासायनिक क्रियाओं से करोड़ों सालों के विकास क्रम में पैदा हुआ है। मनुष्य का शरीर भी पदार्थ है, मनुष्य का मस्तिष्क भी पदार्थ है। पदार्थ उच्चतम अवस्था में पहुंचकर मस्तिष्क के रूप में विकसित हुआ है। मस्तिष्क से ही चेतना और विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए पदार्थ से ही चेतना और विचार पैदा हुए हैं। चेतना से पदार्थ पैदा नहीं हुआ है, इसलिए पदार्थ प्रमुख है और चेतना गौण है। इसलिए प्रमुख क्या है? पदार्थ ही प्रमुख है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात ये आती है कि ज्ञान की प्रमाणिकता, मतलब जो ज्ञान है लोगों का, भाववादी दर्शन का ज्ञान है और भौतिकवादी दर्शन का ज्ञान है। अब तीसरी उनका ज्ञान की प्रमाणिकता पे जो सवाल उठते हैं, किसका ज्ञान प्रमाणिक है? तो भाववादी दर्शन के जो लोग हैं, भाववाद संसार और उसके नियमों को जानने की संभावना से अस्वीकार करता है। भाववादी दर्शन जो संसार है, जो प्रकृति का नियम है, या जो तार्किक विकास के, उसको अस्वीकार करता है। तर्क पे भाववाद नहीं टिकता, तर्क से खत्म हो जाता है। भाववाद ज्ञान की प्रमाणिकता को भी नहीं स्वीकारता। ज्ञान क्या है? ज्ञान विकास क्रम से पैदा होता है, ज्ञान तर्क से पैदा होता है। तो ज्ञान को भी, तर्क को भी भाववादी दर्शन नहीं मानते। वस्तुगत सत्य को भी नहीं मानता। जो वस्तुगत सत्य है, जो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है कि ये सत्य, उसको भी भाववादी दर्शन नहीं मानता। भाववाद कहता है संसार अपने आप में पूर्ण वस्तुओं से परिपूर्ण है, जिसकी विज्ञान को भी जानकारी नहीं हो सकती है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विज्ञान को पता नहीं है। मगर ये समझना है साथियों कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनका अभी खोज नहीं हो पाया है। मगर जो भी ऐसा कुछ है सब वैज्ञानिक है, उसमें किसी तीसरी शक्ति का नहीं है। अगर भाववादी जो दर्शन है वो नियमों को समझने के लिए कोशिश करने लगे, भाववादी दर्शन क्या कहता है? हमारे जो गुरु हैं या हमारे जो इष्ट हैं, उसने जो बोल दिया वही सत्य है, उसने जो कह दिया वही सत्य है, उसको हम मानते हैं, उसके अलावा हम नहीं मानते। मतलब किताबी ज्ञान को सत्य मानते हैं, वो किताबी ज्ञान को भी तर्क से नहीं मानते। अभी आप देखेंगे इस्लाम धर्म का एक उदाहरण है। इस्लाम धर्म के लोग अभी भी ये नहीं मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही। और आपका जो है ईसाई धर्म, उसने बहुत, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया, उसने बहुत समय बाद इस बात को माना, बहुत समय बाद माना। अभी जब विकास क्रम में जब सब चीज़ें सामने आ गई, तो जो प्रकृति का, जैसे अभी हिंदू धर्म में देखेंगे जो सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण होते हैं, बहुत सारी ऐसी ये वैज्ञानिक प्रक्रिया, मगर वो उसको नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, वो तो राहु केतु का असर है। ऐसे बहुत सारे तर्क हैं। आप धर्म के ऊपर कहीं से भी तर्क करोगे, कहीं पर भी विचार करोगे, तो ये धर्म जो है फेल हो जाएगा, ये सत्य जो है फेल हो जाएंगे। इसलिए जो भाववादी दर्शन है उसको, जो किताबी, जो किसी ने कहा है उसको मानना, बस उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये ज्ञान पूरा अप्रमाणिक है, इसकी प्रमाणिकता नहीं है। वो ज्ञान किसी ने ऐसा कह दिया तो ऐसा है, उसकी कोई तार्किकता नहीं है, वैज्ञानिकता नहीं है, किसी तर्क से परखा हुआ ज्ञान नहीं है जो भाववाद का ज्ञान है। दूसरा मार्क्सवादी दर्शन, जो भौतिकवादी दर्शन कहता है संसार और उसके नियम पूर्ण रूप से जानने लायक है। प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्रयोग व व्यवहार की कसौटी पर परखा हुआ है। प्रकृति के नियमों का ज्ञान हमारा प्रमाणिक ज्ञान है, जिससे वस्तुगत सत्य की वैधता प्राप्त है।
संसार में ऐसी कोई वस्तुएं नहीं है जिसको जाना ना जा सके, बल्कि कुछ ही ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी अज्ञात हैं, लेकिन वे भी विज्ञान व व्यवहार के प्रयासों से प्रकट और जानने योग्य हो जाएंगी। इसलिए प्रकृति के नियमों का हमारा ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान है। मार्क्स इस पूरी तार्किकता से भाववाद और भौतिकवादी दर्शन को का कंपैरिजन करके ये बताते हैं कि जो भाववादी दर्शन है उसका ज्ञान प्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक ज्ञान है। हमारा जो प्रकृति के नियमों वाला ज्ञान है, भौतिकवादी दर्शन का जो ज्ञान है वो प्रमाणिक ज्ञान है। हमारा ज्ञान जो है प्रमाणिक ज्ञान है। आगे कहते हैं उपरोक्त सिद्धांत में सारे भाववादी दर्शन की प्रमाणिकता के लिए तर्क, रिसर्च और विज्ञान के नियमों को अस्वीकार करते हैं। सारे भाववादी अस्वीकार करते हैं। वो अपने ग्रंथों में लिखे शब्दों और उनके ईश्वर के रूप में पैदा हुए मनुष्यों के द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकारते हैं। इसलिए भाववादी दर्शनों का ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। इनके अंदर ऐसी कल्पनाएं की गई हैं जिनका ना तो प्रत्यक्ष हो सकता है, ना किसी तर्क या रिसर्च से प्रमाणित कर सकते हैं। इसलिए भाववाद का सारा ज्ञान अप्रमाणित है। भौतिकवादी दर्शन का सारा ज्ञान तर्कों, रिसर्चों और विज्ञान के द्वारा प्रमाणित ज्ञान है। आज जिन विषयों को विज्ञान ने नहीं खोज पाया है वह आगे के समय काल में खोजा जाएगा। जो भी वस्तुएं, जो भी दुनिया भर में घटित हो रहा है, यह सब वैज्ञानिक ज्ञान है। इसमें किसी ईश्वर या तीसरी शक्ति की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए हमारा प्रकृति के नियमों का ज्ञान परखा हुआ ज्ञान है। ये कार्ल मार्क्स अपने ज्ञान के बारे में कहते हैं। आगे साथियों इसको और जो शब्द हैं जिनको हमको समझना है आगे में, यदि आगे मार्क्स और जो घटना है उनको जोड़ के आगे कैसे समझना है उसके बारे में समझाते हैं। यदि प्रकृति के घटनाक्रमों की परस्पर सम्मतता निर्भरता प्रकृति के नियम है, तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक जीवन के घटनाक्रमों परस्पर निर्भरता समाज के विकास के नियम जो इतिहास में घटित हुआ है वो कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं थी। इसलिए सामाजिक विकास, समाज का इतिहास आकस्मिक घटनाओं का संकलन नहीं रह जाता। वह निश्चित नियमों के अनुसार समाज के विकास का इतिहास हो जाता है। यह समाज के इतिहास का अध्ययन विज्ञान बन जाता है। अब समाज के बारे में विज्ञान को कनेक्ट करके बाकी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी के व्यवहारिक क्रियाकलापों, असाधारण व्यक्तियों की सद्भावनाओं या मन की स्वाभाविक प्रेरणा नैतिकता के सिद्धांतों आदि पर आधारित नहीं होने चाहिए, बल्कि समाज के विकास के नियमों और इन नियमों के अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। यानी जो भी सर्वहारा वर्ग की पार्टी बनेगी तो किसी की व्यक्ति या किसी के क्रियाकलाप, किसी के इसके ऊपर स्वभाव, नैतिक सिद्धांत बना ले वो उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। समाज के विकास क्रम के जो नियम हैं उसके आधार पर सर्वहारा वर्ग की पार्टी के सारे नियम होने चाहिए। आगे कहते हैं यदि ये संसार जानने योग्य है, यदि प्रकृति के विकास के नियमों का हमारा ज्ञान प्रमाणिक ज्ञान है जिसे वस्तुगत सत्य की दृष्टता से वैधता प्राप्त है, तो इसका तात्पर्य है कि सामाजिक जीवन, समाज का विकास भी जानने योग्य है तथा समाज के विकास के नियमों के बारे में विज्ञान द्वारा प्रस्तुत सामग्री प्रमाणित सामग्री है। ये आगे कहते हैं। इसलिए आगे क्या कहते हैं, इसलिए सामाजिक जीवन के घटनाक्रमों की समुची जटिलता के बावजूद सामाजिक इतिहास का विज्ञान उतना ही सुनिश्चित विज्ञान हो जाता है जितना जीव विज्ञान। सामाजिक जीवन में जो विज्ञान है वो उतना ही सुनिश्चित हो जाता है जितना कि जीव विज्ञान। व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए सामाजिक विकास के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। यानी व्यवहारिक उद्देश्य सामाजिक विकास के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी को अपने व्यवहारिक क्रियाकलाप में आकस्मिक प्रयोजनों द्वारा निर्देशित न होकर समाज के विकास के नियमों द्वारा इन नियमों से निकाले निष्कर्षों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। आगे कहते हैं कि इसलिए समाजवाद मानव जाति के उज्जवल भविष्य का स्वप्न न रहकर विज्ञान बन जाता है। इसलिए विज्ञान और व्यवहारिक क्रियाकलाप के परस्पर संबंध, सिद्धांत और व्यवहार के परस्पर संबंध को, उनकी एकता को सर्वहारा वर्ग की पार्टी का मार्गदर्शन होना चाहिए। ये बहुत ही
डीपली लिखा है, मगर इसके अंदर पूरी पूरी धारा है। जो समाजवाद है, जो जो सरवारा वर्ग की पार्टी है, वो किस तरीके से, क्या नियम होना चाहिए, उसको किस दिशा में जाना है, क्या सिद्धांत होना चाहिए, उसका सबका इसमें इसके अंदर विवरण है। यदि प्रकृति अस्तित्व की अवस्था है, भौतिक जगत प्रधान है तथा चेतना और विचार गौण है, उनसे उत्पन्न है। यदि भौतिक जगत मनुष्य की चेतना से स्वतंत्र व वस्तुगत यथार्थ है तथा मनुष्य की चेतना इस वस्तुगत यथार्थ का प्रतिबिंब है, तो हम इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज का भौतिक जीवन उनके अस्तित्व की अवस्था भी प्रधान है तथा उनका आध्यात्मिक जीवन गौण है, उससे उत्पन्न है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है कि जो मनुष्य का जो आध्यात्मिक जीवन है, वो भौतिक जीवन, समाज का जो भौतिक जीवन है उससे पैदा हुआ है, उससे पैदा हुआ है आध्यात्मिक जीवन। यह है कि समाज का जीवन एक वस्तुगत यथार्थ है जिसका अस्तित्व मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र है, जबकि समाज का आध्यात्मिक जीवन इस वस्तुगत यथार्थ का प्रतिबिंब है, अस्तित्व की अवस्था का प्रतिबिंब है। ये समझो भाववादी दर्शन क्या है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक अवस्था है, उससे पैदा हुआ, उसका प्रतिबिंब है, जो ये सारे हमारे सामने आध्यात्मिक जीवन के रूप में हैं। इसलिए समाज के आध्यात्मिक जीवन के निर्माण का स्रोत सामाजिक विचारों, सामाजिक सिद्धांतों, राजनीतिक विचारों व राजनीतिक संस्थाओं का उद्गम स्वयं उन विचारों, सिद्धांतों, मतों व संस्थानों में नहीं खोजा जाना चाहिए, बल्कि समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों में, समाज के अस्तित्व की अवस्था में खोजा जाना चाहिए, जिनके वे विचार, सिद्धांत आदि प्रतिबिंब हैं। समाज का आध्यात्मिक जीवन उसके भौतिक जीवन की परिस्थिति का ही प्रतिबिंब है, जो मैंने आपको अभी आगे समझाया है। आगे कहते हैं, इसलिए समाज के इतिहास के विभिन्न कालों में यदि भिन्न भिन्न सामाजिक विचार, सिद्धांत, मत और राजनीतिक सिद्धांत देखने को मिलती हैं, यदि गुलामी व्यवस्था में हमें एक तरह के सामाजिक विचार, सिद्धांत और राजनीतिक संस्थाएं मिलती हैं, तो सामंती व्यवस्था में दूसरे तरह के और पूंजीवादी व्यवस्था में तीसरे तरह के इनकी व्याख्या विचारों, सिद्धांतों, मतों और राजनीतिक संस्थाओं के स्वभाव गुणों के सहारे नहीं की जा सकती है, बल्कि सामाजिक विकास के विभिन्न कालों में समाज के भौतिक जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के सहारे की जा सकती है। ये जो पूरा सिद्धांत, जो व्यवस्थाओं का भी हम ऐतिहासिक भौतिकवाद में सारी आपको चीज़ों को समझाएंगे कि किस तरीके से इन विचारों से जो सारी व्यवस्था है, जो सामाजिक जीवन है, वो कैसे आगे बढ़ा है। आगे कहते हैं, जैसा कि समाज अस्तित्व की अवस्था होती है, समाज के अस्तित्व की अवस्था होती है, जैसी समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियां होती हैं, वैसे ही वो समाज के विचार, सिद्धांत, राजनीतिक मत, उनकी संस्थाएं होती हैं। मार्क्स कहते हैं, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व की अवस्था को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उसके अस्तित्व की अवस्था उसकी चेतना को निर्धारित करती है। इस समझ को देखना, जरा ध्यान रखना कि उसकी मनुष्य की चेतना जो कब कब जागृत चलती है, जब मनुष्य खुद अस्तित्व में होता है। इसलिए मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती है मनुष्य को, तबकि उसके अस्तित्व की अवस्था चेतना को निर्धारित करती है। इस तथ्य को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसलिए सरवारा वर्ग की पार्टी के लिए निहायत जरूरी है कि वह अपने क्रियाकलाप का आधार निरपेक्ष मानव विवेक के उसूलों को नहीं बनाए। फिर दोबारा सुन लीजिए, इसलिए सरवारा वर्ग की पार्टी के लिए निहायत जरूरी है कि वह अपने क्रियाकलाप का आधार निरपेक्ष मानव विवेक के उसूलों को नहीं बनाए, बल्कि समाज के भौतिक जीवन की ठोस परिस्थितियों को नियामक शक्ति समझकर, भौतिक जीवन की ठोस परिस्थितियों को नियामक शक्ति समझकर उन्हीं को आधार बनाना चाहिए, और ये समाज के भौतिक जीवन के विकास की वास्तविक आवश्यकताओं का पर आधारित होना चाहिए। इस पूरे सिद्धांत के बाद से 10-11 चीज़ें मार्क्स ने इसमें समझाई। आगे और कहते हैं, इस विचारधारा की शक्ति व जीवंतता इस तत्व में निहित है कि उसके व्यवहारिक क्रियाकलाप समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित हैं तथा वह समाज के वास्तविक जीवन से खुद को भी अलग नहीं करता। इसमें क्या है कि मनुष्य का जो
विचारधारा की शक्ति किसमें निहित है कि उसके जो क्रियाकलाप है वो समाज के भौतिक जीवन की आवश्यकता है उसके अंदर है। सामाजिक विचार और सिद्धांत विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो पुराने विचार व सिद्धांत है जिनका समय समाप्त हो चुका है, ये विचार समाज की प्रगति में बाधा होते हैं। दूसरे एक नए विचार व प्रगतिशील विचार व सिद्धांत जो समाज की प्रगतिशील शक्तियों के हितों की पूर्ति करते हैं। ये विचार समाज के विकास व प्रगति में सहायक होते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जन समुदाय के मानस में घर कर लेने पर सिद्धांत एक भौतिक शक्ति बन जाता है। इसको समझना है। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो पुराने विचार और सिद्धांत होते हैं उनका समय समाप्त होता है। जैसे विकास क्रम के सिद्धांत में क्या समझाया है, विकास क्रम के सिद्धांत में समझाया कि जो एक अवस्था के बाद एक नई अवस्था पैदा होती है, फिर एक नई अवस्था के बाद और नई अवस्था पैदा होती है। तो जो पुरानी अवस्था के विचार होते हैं वो पुरानी अवस्था के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुराने विचार अगर नई अवस्था में लगाओगे तो वो नई अवस्था चल नहीं पाएगी। नई अवस्था के लिए क्या क्या करना है, हमको उच्चतम यानी नए विचार, प्रगतिशील सिद्धांत जो होंगे वही इस नई व्यवस्था को आगे की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं जो भाववादी दर्शन है, धर्म के विचार हैं। आप यहाँ अच्छे से समझना, धर्म में बहुत चर्चा होती है। अभी हमारे देश में जैसे हिंदू धर्म के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस कर रहा है, आप इसको समझोगे तो ये पूरी विचारों को मतलब पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, अतीत की ओर ले जा रहे हैं। और सारे जैसे राम का आदर्श है, कृष्ण का आदर्श है, सनातन में ऐसा होता है, सनातन परंपरा में ऐसा होता है, पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा हुआ है, हमारे सनातन में ये होता था, ऐसा हुआ। तो ये क्या कह रहे हैं, उन सारे विचारों को आज करना है। जैसे मनुस्मृति है, मनुस्मृति राजशाही व्यवस्था का हिस्सा थी, तो कहते हैं कि मनुस्मृति हमारे अतीत का सबसे अच्छा सामाजिक स्ट्रक्चर था। तो अब वो आज के तारीख में क्या है, हिंदू राष्ट्र के सपने में मनुस्मृति सेंटर में है। तब की राजशाही व्यवस्था के साथ मनुस्मृति खत्म हो गई, इसलिए अब इस नए समय काल में मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती है, दूसरी कोई नई अवस्था लागू होगी। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि पुरानी अवस्था या पुराने विचार अगर नई अवस्था के टाइम पे आप लागू करेंगे तो पूरी नई अवस्था को आप मतलब बाधित कर देंगे, आपकी जो विकास है उसको रोक देंगे, आप आगे की तरफ नहीं जा पाएगा आपका समाज पीछे की तरफ चला जाएगा। जैसे आज की तारीख में हिंदू धर्म और मोदी साहब या भाजपा आरएसएस कर रहे, समाज को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं। समाज पीछे की तरफ जाएगा तो विकास क्रम में हमारा समाज, हमारा देश जो है कई 50 और 100 साल पीछे चला जाएगा। और पीछे राजाशाही व्यवस्था, मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र वाला विचार इसीलिए कायम नहीं हो सकता क्योंकि वो व्यवस्था पीछे के सिद्धांत में खत्म हो चुकी। क्योंकि जो राजाशाही व्यवस्था थी वो धर्म आधारित थी। जैसे हिंदू राजा थे वो हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं उनको, हिंदू विचारों से चलते थे, हिंदू विचारों को मानते थे। तो राजाशाही व्यवस्था धर्म से चलती थी। अब धर्म आधारित व्यवस्था नष्ट हो चुकी हैं। अब दोबारा जो नए युग की लोकतंत्र जो व्यवस्था आई है, इस व्यवस्था को धर्म से चलाने वाली व्यवस्था नहीं बना सकते जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना आरएसएस का पूरा नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र इस देश में कायम नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र कायम हो नहीं सकता विकास क्रम में, और ये कोशिश करेंगे तो हमारे देश के विकास क्रम को बाधित कर देंगे और 100 साल पीछे की ओर धक्का देंगे। ये हम क्यों कहते हैं, इन सिद्धांतों की समझ के आधार पर कहते हैं। मार्क्स क्या कहते हैं कि आपको प्रगतिशील विचार हमेशा, आप जैसे राजाशाही व्यवस्था से, सामंती व्यवस्था से उन्नतशील क्या हुआ, लोकतंत्र था। अब लोकतंत्र से अगली व्यवस्था कौन सी आएगी, लोकतंत्र से जो उन्नत होगी, क्योंकि समाज कैसा आगे आगे उन्नत की ओर जाता है, पीछे की तरफ नहीं आता। तो आगे जो विकासशील और प्रगतिशील विचार होंगे वही विचार आगे की ओर जाएंगे। इसलिए अगर यदि हमको अपने देश को विकासवान बनाना है तो हमको जो प्रगतिशील विचार है, प्रगतिशील सिद्धांत हैं और जो भौतिकवादी दर्शन के साथ आगे बढ़ते हैं प्रगतिशील विचार, उस विचार को आगे लाना पड़ेगा। उस विचार से जब हमारा देश चलेगा तो हमारा देश प्रगति की ओर निरंतर आगे की अवस्था की ओर जाएगा। ये आपको उदाहरण से मैंने समझा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस टॉपिक में लिखी हुई है। आगे कहते हैं, इसलिए समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने तथा उनके विकास और सुधार को
गति देने में समर्थ होने के लिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए निहायत जरूरी है कि वह एक ऐसे सामाजिक सिद्धांत, एक ऐसे सामाजिक विचार का सहारा ले जो समाज के भौतिक जीवन के विकास की आवश्यकताओं को ठीक ठाक प्रतिबिंबित करे। भौतिक जीवन की अवस्थाओं को इसको ध्यान रखना, सामाजिक विचार इस तरीके से बनाए कि भौतिक जीवन की अवस्थाओं को ठीक ठाक प्रतिबिंबित करे। इसलिए सर्वहारा वर्ग की पार्टी एक ऐसे उन्नत सिद्धांत पर आश्रित है जो समाज के भौतिक जीवन के विकास की आवश्यकताओं को सही प्रतिबिंबित करता है। भौतिक जीवन की अवस्थाओं को, इसको ध्यान रखना, भौतिक जीवन की अवस्थाओं को, ये शब्द ऐतिहासिक भौतिकवाद में बहुत ही विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत को एक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करता है तथा वह इस सिद्धांत को गतिशील करने, संगठित करने और रूपांतरित करने की शक्ति का रत्ती उपयोग कर अपना कर्तव्य समझता है। आगे कहते हैं हर अवस्था में एक नई तकनीकी को चुनौती सामने आती है, नई तरीके की चुनौती सामने आती है। हर अवस्था में एक नई तरीके की चुनौती सामने आती है, एक नए तरीके का शोषणकारी तंत्र विकसित होता है। हर अवस्था में नए तरीके की सांगठनिक चुनौतियां आती हैं। इन सब चुनौतियों से ना तो घबराने की ज़रूरत है, ना विचलित होने की ज़रूरत है। हर एक चुनौती एक नई अवस्था को जन्म देती है। हर एक संकट से एक नया समाधान निकलता है। इसीलिए कितने भी संकटपूर्ण समय में खुद को मजबूती के साथ खड़ा रखना है। इस तथ्य को आखिरी में अच्छी तरीके से समझना है साथियों। जो भी इस सिद्धांत से समाज के विकास के नियमों को समझते हैं उनको इस बात को ध्यान रखना है कि जब शोषणकारी तंत्र अधिकतम शोषणकारी अवस्था में जाता है, विकार पैदा होते हैं, बहुत तरीके से जनता की दुर्दशा होती है, आम जनता को लूटा जाता है, शोषण किया जाता है। इसका मतलब ये होता है ऐसे समय में नई चुनौतियां होती हैं। ऐसे समय में घबराने की ज़रूरत नहीं है, न विचलित होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी जो परिस्थिति है, यही इसका मतलब है कि जो संक्रमण काल है उसमें जो तेज़ी से जो बदलाव होने लगा है और ये उस दौर को चिन्हित करता है कि अब एक नई अवस्था का जन्म होने वाला है। और ये जो संकट हैं, ये जो परेशानियां हैं, यही एक नई अवस्था को जन्म देते हैं। हर एक संकट के अंदर एक नया तरीके का समाधान होता है, नया तरीके का समाधान निकलता है। इसीलिए इन संकटों के टाइम में हमको विचलित नहीं होना है। खासतौर से जो सर्वहारा वर्ग की पार्टी के अंदर लोग शामिल हैं और इस पूरी अवस्था में हमको सार्वजनिक रूप से जो मात्रात्मक परिवर्तन से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जो मात्रात्मक परिवर्तन के गुण में जो संक्रमण हो रहा है, ऐसे समय में हमारा काम यह है कि हम जो मात्रात्मक परिवर्तन का जो हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है, इस गुणों में जो संक्रमण हो रहा है, इस संक्रमण को और तेज करें, इस संक्रमण को और तेज करें ताकि एक नई अवस्था पैदा होने की जो अवस्था है वो जल्दी से पास में आए। तो इस तरीके से साथियों पूरी सिद्धांतों को कार्ल मार्क्स अपने इसमें समझाते हैं। और आखिरी में ये थैंक्स हो गया है, धन्यवाद हो गया है। पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया है। पूरा प्रेजेंटेशन 2 वीडियो में है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं सुना है तो उसको ज़रूर सुन लें, उसके बाद से दूसरे वीडियो को सुनें, तो पूरी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। हमने साथियों ये 2 बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी हैं, एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरी ऐतिहासिक भौतिकवाद। हमने इसके लिए 3 चीज़ें डेवलप की हैं। एक तो किताब लिखी है, जो किताब आने वाली है और किताब छप जाएगी। तो हमें चाहेंगे कि जो भी हमारे साथी इस सिद्धांत को समझना चाहते हैं या जिन साथियों को हमें समझाना चाहते हैं, उनको पहले किताब दें, वो किताब पढ़ें। उसके बाद से दूसरा ये वीडियो है, दोनों वीडियो की लिंक उनको भेजें। उनको बोलें कि ईयरफोन लगा के अच्छी तरीके से पूरे इस वीडियो को सुनो। जब वो दोनों वीडियो को सुन लेंगे, उसके बाद से साथियों एक ट्रेनिंग क्लास आयोजित करना है। ट्रेनिंग क्लास में दूसरे साथी भी आ सकते हैं। आप वर्तमान में उपलब्ध हूँ तो आप मुझे भी बुला सकते हैं। मैं ये दोनों विषयों पे अलग अलग ट्रेनिंग मतलब साथियों को प्रशिक्षित कर सकता हूँ। तो ये 3 जो बातें हैं, पहले किताब, फिर वीडियो, फिर प्रशिक्षण, ये 3 प्रक्रिया जिन साथियों की हो जाएंगी, उनके दिमाग में ये सारे सिद्धांत सही तरीके से स्थापित हो जाएंगे।
यानी तीनों सिद्धांत उनको सही तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारा कोशिश है, जिस कोशिश को हम कर रहे हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि ये सारी कोशिश के साथ में आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे विचार मंच के सारे वीडियो को जरूर सुने शुरुआत से। और हमारी प्ले लिस्ट में, जो चैनल की प्ले लिस्ट है, उसके अंदर एक दर्शन करके फिलॉसफी का फोल्डर है, उसके वीडियो ऋग्वैदिक काल से चालू है, बहुत सारी जानकारी उसमें, क्योंकि उनको आप सुने। हमारे चैनल पर बहुत सारी जानकारी का भंडार है, आपको सुनना है और सुन करके बहुत सारे अपने साथियों को शेयर करवाना है, ताकि बाकी साथी भी इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे विचार को, इस पूरी समझ को अच्छी तरीके से सुन सकें। तो साथी, ये जन चेतना का हमारा अभियान है, जो हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी मेहनत सफल होगी, हमारे साथी इस चीज़ों को सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। इसके आगे आपको द्वंद्वात्मक भौतिक के बाद जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का वीडियो बनेगा, उस ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के वीडियो को सुनना है। तब जाके पहले अपन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सुनना है, उसके बाद से फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद सुनना है। तब दोनों वीडियो सुनने से पूरा विचार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो साथियों, अपनी बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।